नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस सायंकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व पर विश्व युद्ध के खतरे की। और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर, जो आपको अपना विश्लेषण साझा करेंगे। और उसके पहले आपको एक सूचना दे दें कि लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर ने अपना YouTube चैनल भी आरंभ कर दिया है और उसका नाम है गनर्स शॉट। गनर्स GUNNERS शॉट SHOT, क्योंकि आप तो गनर ही रहे हैं ऑल हिज लाइफ। स्टिल अ गनर। Gunner. Once a gunner, always a gunner. Always a gunner. So he is gunning for you. आप इनके Thank you, चैनल को संजय जी, आपने सब्सक्राइब करें। या दोनों चीज अच्छे नहीं, आपने बता दिया कि यूक्रेन के बारे में देखेंगे और क्या आसार हैं कि विश्व युद्ध में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पर इससे पहले कि जैसे आपने बताया, मैंने ये चैनल शुरू किया गनर शॉट का तो मेरा वेबसाइट है ही और उसी के ऊपर लिखता रहता हूँ गनर शॉट के नाम पे। पर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, ये इसीलिए शुरू किया क्योंकि हमारा मिलिट्री के अंदर जो आधुनिक टेक्नोलॉजी लाने के लिए एक स्टेज चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जिससे लोग डिस्कस कर सकते हैं और बातचीत करके और नए आइडियाज ला सकते हैं। क्या टेक्नोलॉजी है, उसके असर युद्ध में क्या होगा, हमारे सिक्योरिटी में क्या होगा और कैसे ये टेक्नोलॉजी लाया जाए, क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं। राइट, मैंने एक नया आज सवेरे ही एक रिलीज किया। मैं 2 मिनट आपको वो थंबनेल दिखाना चाहता हूँ अगर स्लाइड में जी। उसके बाद हाँ ये है, पूरा नहीं आया कोई। ये गनर शॉट है, ये आज पहले वीडियो हमने जारी किया, मिलिट्री टेक्नोलॉजी ऑफ दिस सेंचुरी। इस युग में कौन कौन से ऐसे मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं जो युद्ध के ऊपर असर पड़ेंगे और हमें क्या करना चाहिए इसको इंडिया में लाने के लिए। ये मोटा मोटा तौर पे हमने बताया। मैं यही चाहूँगा सब श्रोताओं से कि इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि नया चैनल है और हमारा देश के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपका विचार नहीं मिलेगा हमें, हम आगे नहीं जा पाएंगे और हमें विशेषज्ञों को भी लाके स्टेज के ऊपर खड़ा करना है। राइट, थैंक यू संजय जी, ये आपने ये मौका दिया हमें बात करने के लिए। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि थोड़ा हमें मदद कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रमोट करेंगे, आप चैनल को प्रमोट करेंगे निश्चित रूप से। जी थैंक यू। तो हम अभी यूक्रेन के बारे में बात करते हैं, जो 1 साल से चला आ रहा है एक्चुअली। ये यूक्रेन का युद्ध एक्चुअली देखा जाए तो मैं ये यूक्रेन का युद्ध के बारे में लिखना 1 साल पहले तकरीबन मई में लास्ट आर्टिकल लिखा था, उसके बाद लिखना बंद कर दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि जब मैंने छोड़ दिया, वो जो लास्ट मैप है और आज का मैप है बराबर वहीं पड़ा रहा है। ये जरा मैप देखते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ ये युद्ध है और कहाँ आगे जा रहा है। और उसके बाद बात करेंगे क्या विश्व युद्ध में जा रहा है कि नहीं। जी, तो वो हम मैप देखते हैं पहले। हाँ, मैप प्लीज। करेक्ट, ये था मैप। जो ये लाल एरोस दिखाए जा रहे हैं, ये वो एरोस हैं जो रशिया के जब मई में उन्होंने ऑफेंसिव शुरू किया डोनेट्स्क और लुहांस्क में, ये एरोस हैं उस वक्त दर्शाए गए थे। अगर अभी आप देखोगे तो वो तकरीबन उसी इलाके में है। ये जो
तकरीबन लाल रंग में जितना है वो रशिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और उसमें अगर आप देखें को लाल रंग में थोड़ा सा नीला बॉर्डर के साथ है। वो जो नीला बॉर्डर के साथ था वो था जब इन्होंने शुरू किया था पिछले साल फरवरी में। इतना था रशिया के पास, अभी थोड़ा बढ़ गया है। और जो बिल्कुल हरा लाइट ब्लू कलर में है, जो लाल रंग के ऊपर है, वो इलाका है जो यूक्रेन ने वापस ले लिया, राइट। ये और अभी पिछले 3 महीने में ये बैटल लाइन ऐसे पड़ा है लोग कि अभी क्या है कि यूक्रेन कभी छोटा मोटा ऑफेंसिव कर लेता है और रशिया जो है वो काफी हद तक फायर पावर के साथ सिविलियन टारगेट्स को नष्ट कर रहा है। यूक्रेन का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को नष्ट कर रहा है। उनके बड़े बड़े शहरों में मिसाइल्स और रॉकेट्स मारे जा रहे हैं, पर इसका कोई परिणाम नहीं निकला। कोई ऐसे मूव नहीं हुआ जिससे ये बता सकते हो कि यूक्रेन हार रहा है या रशिया हार रहा है, राइट। पर अभी जो खबर है वो खबर ये है कि जर्मनी और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज यानी यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए भी यूक्रेन को और मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो यहाँ तक कि नए नए आधुनिक टैंक देने जा रहे हैं रशिया यूक्रेन को, राइट। उसके साथ साथ पहले ही काफी तोपखाने का मदद किया है यूएसए ने, खास करके यूक्रेन को। और अभी बात ये है कि वो नया फैक्ट्री ने उनका फैक्ट्री को फुल स्पीड चला रहे हैं यूएसए में, ताकि यूक्रेन के पास काफी एमुनेशन है। जहां तक रशिया का सवाल है, उन्होंने बहुत कोशिश किया है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। वो ये जो सिर्फ फायर पावर का युद्ध से आगे नहीं बढ़े, इन्होंने मर्सनरीज भी इस्तेमाल किया, उससे भी खास असर नहीं पड़ा बैटलफील्ड के ऊपर। ये बताया जा रहा है कि ये जो अप्रैल मई में दोबारा ये ऑफेंसिव शुरू करेंगे, ये तो देखने वाली बात है, कितना कर सकते हैं नहीं कर सकते। पर मोटे मोटे तौर पर ये युद्ध कहाँ है, इसका परिणाम क्या है? परिणाम तो क्या है, ये स्टेलमेट में पड़ा है। इसका आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अगले स्लाइड में कुछ पॉइंट्स मैंने बताया है। सबसे पहले है कि पिछले 9 महीने में, 1 साल में इनफैक्ट, ये मेरे को क्लियर नहीं है कि मुद्दा क्या है, किसका मुद्दा क्या है, और उनका पॉलिटिकल क्या, ये पॉलिटिकल मुद्दा और ये मिलिट्री मुद्दा जुड़ा हुआ है कि नहीं, वो एक सही रास्ते में चल रहा है कि नहीं। रशिया का मुद्दा था कि नाटो को वहां नहीं लाना, और कोई यूएसए को का रूट्स वहां नहीं होना चाहिए, ये सब। पर तो हो गया, वो तो उल्टा हो गया बिल्कुल। मिलिट्रली ये कैप्चर नहीं कर पाए। तो जहां तक रशिया का सवाल है, इनका पॉलिटिकली और मिलिट्री इनका एक तालमेल बैठा नहीं है। और जब तक युद्ध में ये कहा जाता है, क्लॉजविट्स ने पहले बोला था कि यू नो war is politics by other means and war is a continuation of politics, right? Mao Zedong ने भी बताया, war is politics by without bloodshed, sorry, with bloodshed, politics is war without bloodshed, right? ये अगर ये दोनों की ये है, तो ये क्या, इसका पॉलिटिकली और मिलिटरली रशिया का क्या इरादा है अभी तक हमें पता नहीं। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, बड़ा क्लियर है, वो अपना बचाना चाहते हैं अपने देश को, राइट। और इनकी तरफ से बड़ा क्लियर है, पॉलिटिकल मिलिट्री फ्यूजन बहुत फिट है। दूसरी बात यह है कि ये जो वॉर शुरू होने से पहले हम सब सोच रहे थे कि आधुनिक युद्ध छोटे छोटे होंगे, बहुत अरसे तक नहीं चलेंगे। अभी ये 9 महीने तो चल चुका है, राइट। अगर आप ये 9 महीने को 11 महीने होने वाले हैं, 11 महीने हो 9-2-11 और ये जो गाजा पट्टी में भी देखिए कितना दिन से चला जा आ रहा है इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। तो हमें, और अगर थोड़ा पीछे आप जाएंगे तो अफगान वॉर जो है, अफगानिस्तान में 20 साल गुजारा यूएसए ने। तो हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए, एक बड़ा सीख है कि कोई युद्ध छोटा मोटा नहीं होगा और लंबा ये नहीं होगा, ये लंबा वॉर के लिए तैयार होना पड़ेगा।
जहां तक हमारे लिए है, हमें देखिए, हम वी आर इन प्रॉक्सी वॉर विद पाकिस्तान फॉर 75 years इन सम फॉर्म और द अदर, और अभी ये सिलसिला चाइना के साथ चल पड़ा है। हो सकता है गर्म ना हो युद्ध, पर ठंडा हो युद्ध तो चलता रहेगा, कोल्ड वॉर जो बोलते हैं, राइट। ये युद्ध में ये आया है कि न्यूक्लियर वॉर होने का पूरा अंदेशा है। क्यों? पहले ही रशिया ने बताया कि अगर हम हारेंगे तो हम परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे। जैसे इन्होंने बोला तो परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे, यहाँ बातचीत चल रहा है कि भाई हम भी परमाणु इस साइड यूरोप में इसके मुकाबला कैसे करेंगे। पर इसका असर जो है, जो आप हम बोल रहे थे, बात कर रहे थे विश्व युद्ध, वो जापान और कोरिया में पड़ा है। जापान और कोरिया में ये सोच आ रहा है कि क्योंकि चीन भी अपना न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहा है और बढ़ा रहा है टोटल, तो वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा तो खतरा है ही, तो हम भी अपना परमाणु हथियार बनाना शुरू करेंगे। ताइवान ने किसी दिन बना लिया, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर है ऑलरेडी, पावर रिएक्टर, तो उनकी क्षमता है, तो फिर ये परमाणु युद्ध या न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू होने का पूरा अंदेशा है। अगर न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो गया तो ये पक्का समझिए कोल्ड वॉर 2.0 में हम ऑलरेडी अब दाखिल हो जाएंगे, राइट। रशिया ने इस युद्ध में बहुत फायर पावर इस्तेमाल किया, गोला बारूद किया, मिसाइल्स इस्तेमाल किया, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल किया, रॉकेट्स और गन्स इस्तेमाल किया, पर वो पूरा जीत नहीं पाए। तो बड़ा सीख ये है कि फायर पावर अलोन डज नॉट विन बैटल। लड़ाई करने के लिए क्षमता होना चाहिए, और ये नहीं है कि हम लड़ेंगे, बात करने से लड़ाई जीते नहीं जाते, लड़ने से जीते जाते हैं, राइट। और ये ही है, ये मेरा कहना है, ये तो मैंने लिखा है, एवरी आर्मी इज स्ट्रांग टिल द फर्स्ट शॉट इज फायर्ड। जैसे ये खास करके चीनी आर्मी जो पीएलए हम बोलते हैं, बड़ा स्ट्रांग आर्मी है, सब कुछ ये है, पर जब एक गोला चलेगा तब देखी जाएगी कि कौन सा स्ट्रांग आर्मी है, कौन सा वीक आर्मी है। यूक्रेन ने हमें बहुत अच्छा सबक सिखाया है कि लड़ाई में वही जीतता है जो लड़ता है, राइट। उनके पास हथियार नहीं है, बहुत तरह के हथियार के साथ, कहीं फ्रांस से ले रहे हैं, कहीं जर्मनी से लेके, कभी यूके हथियार ले रहे हैं, कभी यूएसए से हथियार ले रहे हैं। ये सब पिछले 11 महीने में इन्होंने अब्जॉर्ब किया और रशिया के साथ लड़ा भी। हौसला चाहिए लड़ने के लिए, ये यूक्रेन ने सबक सिखा दिया। ये सबक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सबक के साथ हम चाइना और पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं। और जैसे हम पहले भी आपसे हम दोनों ने बात कर लिया है, अगर कोई लड़ाई लड़ना है तो पाकिस्तान इज अ टफर आर्मी देन चाइनीज आर्मी, राइट। तो ये है कुछ पॉइंट जो हमने सोचा कि आपसे बात करें, और अभी देखना है कि क्या कहाँ कब तक ये लड़ाई चलेगा, क्योंकि अभी ये प्रॉक्सी वॉर बन गया है। यूएसए इज फाइटिंग अ प्रॉक्सी वॉर विद रशिया, और रशिया को ब्लीड करना चाहते हैं, पर ये होगा या नहीं ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि रशिया इज एनर्जी सरप्लस, इट इज टेक्नोलॉजी सरप्लस, एंड इट इज रिसोर्स सरप्लस, राइट। इनके मेरे ख्याल में अगर दुनिया में कोई देश है जिसके पास ये तीनों सरप्लस हैं, वो रशिया। क्या इसको कितना हद तक सॉर्ट आउट करेंगे, ये देखने वाली बात है। पर असर इस युद्ध का इंडो पैसिफिक में हो रहा है, जहां काफी गर्मी हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यूएसए एंड चाइना, चाइना एंड ताइवान। अभी जापान ने अपना डिफेंस बजट ऑलमोस्ट डबल कर दिया, कोरिया भी डबल करने जा रहा है, और दोनों अगर मिला, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, दोनों परमाणु हथियार को पाने में या अपना खुद का परमाणु हथियार ओन करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये नहीं भी भूलना चाहिए कि फिलीपींस और वियतनाम वो भी अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 2 महीने में, जब से ये कोविड का रिवर्सल हुआ चाइना में,
उन्होंने यांगजी में हमारे साथ ट्राई किया कुछ, एक यूएस रिकॉनेसेंस प्लेन के साथ उन्होंने छेड़छाड़ किया अपने फाइटरों के साथ। ताइवान के साथ मेरे ख्याल में 3 या 4 बार ये अक्रॉस ताइवान स्ट्रेट बड़े तादाद में लड़ाकू विमान को चलाया। और अगेंस्ट इंडोनेशिया नतूना सीज में उन्होंने अपना अपना बड़ा कोस्ट गार्ड वेसल्स भी भेजा है। तो वहां ये जो साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट में गर्मी हो रहा है और हमारे साथ भी लड़ाई का क्लाउड्स हैं। अगर आप ये तीनों देखोगे तो जैसे आपने बताया ये दिन दूर नहीं, अगर कुछ हो गया तो विश्व युद्ध माना जाएगा। तो आप अभी हम अपना चर्चा कर सकते हैं और आपका सवाल। अब इसी में एक जैसे भी बात आई आपने माइक पॉम्पियो की जो नई किताब आई है उसका एक्सट्रैक्ट देखा होगा, और अगर उनकी बात माने तो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों जो थे वो बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर थे। ये मेरे ख्याल में देखिए इंडिया और पाकिस्तान में जब भी थोड़ा गर्मी हो जाता है ये हर वक्त ये न्यूक्लियर जो खड़ा कर देते हैं कि भाई हमारे पास परमाणु हथियार है। ऐसे तो परवेज मुशर्रफ ने भी बताया था कारगिल के युद्ध के वक्त, और इस वक्त भी इन्होंने ये बताया कि भाई हमारे पास याद रखना चाहिए कि हम एक परमाणु शक्ति है। राइट, हाँ, ये पाकिस्तान ऐसे देश है जिसके पास परमाणु शक्ति है, इन्होंने बताया। ये तो इनका पॉलिसी है, इनका फर्स्ट यूज पॉलिसी है। पर क्या ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान गिराने से और अभिनंदन को कैदी बनाने से क्या ये न्यूक्लियर वॉर हो सकता था? मेरे ख्याल में ये थोड़ा माइक पॉम्पियो ने जो बोला है वो ज्यादा बोल दिया, वो अपना किताब बेचने के लिए। मेरे ख्याल में वो लेवल नहीं आया था कि परमाणु न्यूक्लियर वॉर हो सकता था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जी, तो अगर इसी एनालॉजी को देखें तो जो रशिया बार बार धमकी देता रहता है, तो आपको लगता है क्या कि रशिया और नेटो में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है? देखिए, फर्क ये है कि रशिया ने पहले दिन पुतिन ने ऐलान किया कि भाई जो भी हम करना चाहते हैं वो यूक्रेन के साथ करेंगे, अगर कोई और देश इधर आए तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि हम इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या नतीजा निकला कि नेटो कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज ने इस युद्ध में डायरेक्टली शामिल नहीं किया। पर बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे ख्याल में ये जो पुतिन ने पहले बता दिया कि भाई ऐलान कर दिया कि मैं परमाणु हथियार इस्तेमाल करूंगा, उससे उसको महंगा साबित हो गया, क्योंकि ये प्रॉक्सी वॉर में बदल गया है। अगर प्रॉक्सी वॉर में बदल गया तो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने का कोई क्या बोलते हैं उसको एक्सक्यूज नहीं रहा इसके पास, और ही इज बीन फिनिश्ड। तो though he's been prompt saying that he will use nuclear war or nuclear weapons, after the first time I don't think he is, उसके बाद उसने जिक्र भी नहीं किया कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करूंगा। तो ये फर्क है, सटल फर्क है पाकिस्तान के इसमें और रशिया के सिलसिले में अगर बात करेंगे तो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसमें एक चीज़ ये देखने में आती है कि यद्यपि जो रेड लाइंस थी वो पहले ही यूएस ने नेटो ने क्रॉस की, और उसके बाद ये रशिया ने रिएक्ट किया, लेकिन जो कैलकुलेशन इनका था रशिया को प्रोवोक करके और उसको युद्ध में लाने के लिए, और वो ये था कि ये रशियन इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, और रशियन इकोनॉमी को बर्बाद करने के बाद में रशिया के टुकड़े हो जाएंगे जैसे कि पहले यूएसएसआर के हुए थे, और यूरोप और यूएस का जो वर्चस्व है पूरी दुनिया में वो उसी तरह से कायम रखेगा और पैक्स अमेरिकाना चलता रहेगा। लेकिन जो इसके परिणाम हुए हैं उसमें ये पाया गया है कि रशियन इकोनॉमी
चूंकि वो एक बड़ी डाइवर्सिफाइड कमोडिटी बेस्ड और इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी है, उसके ऊपर न केवल कोई असर नहीं पड़ा, अपितु वो स्ट्रांग होगी, यूरोप की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक इसमें और मैं ऐड करूं, दूसरी बात, जो यूएस डॉलर वाला जो पूरा का पूरा वर्ल्ड सिस्टम था, वर्ल्ड करेंसी मार्केट, डिपेंडेंसी ऑन यूएस डॉलर, वो कम होती जा रही है। डी डॉलराइजेशन आरंभ हो चुका है और बहुत सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया अब डी डॉलराइजेशन के प्रति बहुत ही गंभीरता से सोच रहे हैं, और यदि यह हो गया तो यूएस की जो पैक्स अमेरिकाना है वह तो समाप्त होकर रहेगी। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो आपने पहले बार बताया कि रशियन इकोनॉमी के ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ा जितना ये सोचते थे, ये बिल्कुल सही है। और यूरोपियन इकोनॉमी काफी हद तक इफेक्ट हो गया नेगेटिवली, एडवर्सली, वो भी सही है। और इसमें एक इकोनॉमी जो ऊपर गया है वो है अमेरिकन इकोनॉमी। अमेरिकन इकोनॉमी हैज गॉन अप, राइट। सो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये पूरा स्टेलमेट में फंसा हुआ है, विद यूरोपियन सिस्टम ऑलमोस्ट कम टू अ क्लोज। सो कभी कभी हफ्ते 10 दिन में एक बार कहीं ना कहीं आवाज निकलता है कि वेयर शुड वी एंड दिस वॉर। सब सोच देख रहे हैं कि इसका कैसे बाहर निकले इस युद्ध से। पर उसके साथ साथ अमेरिका इज ऑल्सो सेंडिंग टैंक्स टू हेल्प यूक्रेन आउट। मेरे ख्याल में a proxy war will be very costly for Russia in the long run, right? What is going on at this point of time suits USA. It suits Western countries. और जो 4-5 टैंक दे देंगे, फेंक देंगे, और रशिया उसके साथ लड़ता रहेगा, राइट। जब तक रशिया इनके साथ लड़ता रहेगा, दूसरा चाइना विल बी अंडर कंट्रोल, इट विल हैव इट्स दिस थिंग। ये मैं एक दूसरा पहलू दे रहा हूं जो आपने बताया। ये नहीं कि आप गलत हो और मैं ठीक हूं, या मैं गलत हूं आप ठीक हो, क्योंकि ये 2-3 पहलू हैं ये इंटरनेशनल रिलेशंस। सो देन इफ रशिया इज कॉट एंड फिक्स्ड, देन यू कैन डील विद चाइना सेपरेटली। एंड अब देखें तो यूएसए इज नॉट कमिटेड टू वॉर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज नॉट लूजिंग, इट इज फाइटिंग दिस बैटल टिल द लास्ट यूक्रेनियन, राइट। ओके, जहां तक डी डॉलराइजेशन की का सवाल है, कुछ हद तक डॉलर का वैल्यू घट गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया, चाइना, मिडिल ईस्ट, रशिया और कुछ देश ट्राई कर रहे हैं कि वो अल्टरनेट करेंसी और अल्टरनेट सिस्टम में जाके ट्रेड करना शुरू करो। बट प्रॉब्लम इसमें यह है कि अनलेस यू हैव एन अल्टरनेट सिस्टम ऑफ ट्रेड और अल्टरनेट फॉर्म ऑफ करेंसी, डॉलर का सिलसिला चलता रहेगा। The one currency which can replace dollar is yuan and China, but उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता। क्या? सबसे पहले देखिए, इंडिया is supposed to be the fastest growing economy now, and it is supposed to be the third biggest economy. Will India trust yuan and dealing in yuan? It will not. If the first economy and the number 3 economy, ये अभी मैं पिछले अगले 50 साल की फोरकास्ट दे रहा हूँ। If the number 1 economy, number 3 economy, number 4 and 5 economy, 4 और 5 जापान और जर्मनी, ये 4-5 इकोनॉमी अगर डॉलर ट्रेड से नहीं हटेंगे तो डॉलर हटेगा नहीं, राइट, क्योंकि ट्रस्ट की बात है। सो बहुत लोग बात कर रहे हैं डॉलर डी डॉलराइजेशन आरंभ हो गया है, उसका असर है। क्या ये डी डॉलराइजेशन रियली होगा? ये
देखने वाली बात है, क्योंकि द ऑल्टरनेट टू अ ग्लोबल ऑल्टरनेट टू द डॉलर इज नॉट देयर। क्योंकि वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट बिफोर द डॉलर केम इन वी वर ऑन गोल्ड ट्रेड, गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं रहा, फॉसिल फ्यूल्स घट रहे हैं, और डॉलर भी अगर आप हटा दोगे तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत डिस्टेबलाइजेशन होगा। अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में डिस्टेबलाइजेशन होगा तो ग्लोबल इन्फ्लेशन विल गो अप और गरीब लोग मारे जाएंगे। सो आई डोंट नो वेदर de-dollarization will happen in a hurry. This is my view. We can speak about it. जी। लेकिन ये भी हम देख रहे हैं और लगातार देख रहे हैं कि यूएस जो है, ठीक है, उसकी इकोनॉमी भी ऐसा नहीं है कि अफेक्ट नहीं हो रही हो। उस इन्फ्लेशन यूएस में ऑल टाइम हाई है, उनकी स्टॉक मार्केट्स जो है वो डाउन है, उनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी जो है वो हिट ले रहा है। तो वे ऐसा नहीं है कि यूएस इकोनॉमी की बहुत अच्छा कर रही हो, बस वो जो कर रही है वो जो इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम डॉलर बेस्ड है तो उसी के डॉलर के बेसिस पे वो करती रहती है। और चूंकि दुनिया भर में डॉलर आ गया, आपने कि गुरुमूर्ति जी का एक बड़ा अच्छा लेक्चर है कि किस तरह से डॉलर जो है वो अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। तो यूएस की भी जो स्ट्रेंथ है वो कम हुई है। अब बात करें थोड़ा सा रशिया की, जो कर रहे थे रशिया के, थोड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ देखें तो रशिया जो है वो लगातार हारता रहा, और हारते हारते जो है वो अचानक आई थिंक बैटल ऑफ बैगरेशन बड़ी उसकी बात होती है, और वहाँ से उसने जब टर्न लिया तो फिर वो सीधे बर्लिन जाकर रुका। तो आपको लगता है कि अभी जो रशिया की स्थिति है वो पलट नहीं सकती? बहुत मुश्किल है। जो 9 महीने में, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर्स इन्वेजन ऑफ रशिया और यूएसएसआर, सोवियत रशिया, और ये जो युद्ध हो रहा है इसमें बहुत फर्क है। फर्क ये है कि हिटलर इन्वेडेड रशिया, रशिया केप्ट गोइंग बैक एंड देन गॉट बैक। इसमें क्या है कि रशिया हैज इन्वेडेड, 9 महीने में इन्होंने, इनका इनिशिएटिव है कि क्या करना है नहीं करना है, 9 महीने में ये कर नहीं पाए। ये स्थापित हो गया कि इनका जो रशियन आर्मी जो ग्राउंड सोल्जरिंग है वो वीक है। अगर ग्राउंड सोल्जरिंग अगर ठीक होता तो अभी तक यूक्रेन के ऊपर पूरा कब्जा हो जाता। तो रिबाउंड फ्रॉम रशिया मिलिटरीली इज इम्पॉसिबल बिकॉज दे डोंट हैव द मैन पावर टू डू इट। अग्निवीर है इनके पास, अग्निवीर माइनस, अग्निवीर भी मेरे ख्याल में वो अपने इसमें बहुत फिट हो जाएंगे इनके तुलना में। तो आई डोंट थिंक दे हैव डन वन मोबिलाइजेशन व्हिच हैज फेल्ड। तो अगर आप सोचोगे कि रशिया कैन रिबाउंड इन मिलिटरीली, इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, राइट। जहां तक इट्स एबिलिटी टू सस्टेन दिस वॉर, ये मैंने पहले बताया, इट इज रिसोर्स सरप्लस, इट इज एनर्जी सरप्लस, इट इज टेक्नोलॉजी सरप्लस कंपेयर टू इट्स पॉपुलेशन। अगर रशिया का अगर एक वीकनेस है वो है पॉपुलेशन का, बट ये जो पॉपुलेशन है इनका ये डीट है, ये मतलब सॉलिड है, वो छोड़ेंगे नहीं, तो ये चलता रहेगा। उसी तरीके से यूक्रेनियन भी यूक्रेन भी और यूक्रेनियंस भी एक जमाने में ये स्लेविक पीपल है, ये भी चलते रहेंगे, इसीलिए इन्होंने भी छोड़ा नहीं। तो ये जहां तक युद्ध का सवाल है, मिलिट्री, देयर विल बी नो डिसाइसिव मिलिट्री इन दिस कैंपेन, सो देयर हैज टू बी पॉलिटिकल सेटलमेंट। ये पॉलिटिकल सेटलमेंट कब होगा ये देखने वाली बात है। और आपने जिक्र किया दैट अमेरिकन इकोनॉमी इज गोइंग डाउन एंड इनका फाइनेंशियल सिस्टम इज गोइंग डाउन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज गोइंग डाउन। कुछ हद तक मैं मानता हूं, क्योंकि ये जो ये नहीं है, अगर आप देखोगे तो देयर इज अ ह्यूज ले ऑफ इन द टेक सेक्टर आल्सो, चाहे आप गूगल लो, अमेजोन लो और माइक्रोसॉफ्ट लो, और ट्विटर का हालत तो आप हमने देख लिया।
उनका तो वर्कफोर्स 80% को फायर कर दिया गया. So there is a contraction in their whole system. But I read an article 3 दिन पहले by Paul Krugman, who is a Nobel laureate in economy. As per him, the inflation is under control and coming down, and it's a very nice article. So it puts you in a haunts of dilemma कि क्या होगा. एक चीज है, America is not going to win this war outright, nor is Russia going to lose it. अगर आप लास्ट में अगर आप देखोगे, ये जब भी एक लड़ाई खत्म होगा, the only one country which will lose is Ukraine. Right? And Europe also largely. या यूरोप का तो आप हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका हालत पहले बुरा था और भी बुरा हो जाएगा. राइट? और इनफैक्ट इन अ वे इट विल लीड टू कंसोलिडेशन ऑफ पैक्स अमेरिका, बिकॉज all the European states will have no other choice but to get behind America. And you add this, यहाँ जो चाइना का रिएक्शन है with South Korea and Japan and Australia, well, these are 3 strong economies still, and they're fully in the American camp, right? And एक report मैंने पढ़ा, which is, I don't know whether it's going to happen or not, कि America can re-establish its base in Subic Bay. Subic Bay is just north of Manila in Philippines. अगर ये बात हो गया, तो then जो आप बोल रहे थे थर्ड वर्ल्ड वॉर, राइट, कोल्ड वॉर या कोल्ड वॉर 2.0, ये पक्का शुरू हो गया. But America is still strong economically. If there's one country which is become strong in the past 1 year economically, it is America. We all know, हमें सब पता है कि चीन का इकोनॉमी लड़खड़ा रहा है, उसका डिक्लाइन के बारे में हमने ही बात किया. Russian economy is not hit, but it has not gone high. European economy is down. The Middle East is struggling, right? और of course the Indian economy is going. मैं बड़ा मोटा मोटा इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ. और एक चीज मैं आपको एक there's a thing which came to me, डॉलर के बारे में बड़ा गजब की बात यह है कि there's a dollar smuggling between Pakistan and Afghanistan. और ये बताया जा रहा है कि रोज smuggling between dollars from Pakistan to Afghanistan is to the tune of $1 million. If that is the level of smuggling which is going on between Pakistan and Afghanistan, क्या डॉलर गिर जाएगा? थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि जो आप और हम जिस तरीके से सोच रहे हैं, हो सकता है बाकी लोग दुनिया में ऐसे नहीं सोच रहे हैं, right? But there is just no doubt that we are going through very uncertain times. ना वो तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज ऑलरेडी एंडेड, And yes, that's there, उसमें कोई डाउट नहीं है. और ग्लोबलाइजेशन एज ए न्यू इकोनॉमिक फिलॉसफी, उसका जो लाइफ है वो मुश्किल से 25-30 साल रहा. उसके पहले जो एक इकोनॉमिक फिलॉसफी सोशलिज्म का था, वो कोई 70-80 साल रहा. और उसके पहले ये मर्केंटाइल फिलॉसफी था, कॉलोनियलिज्म था, वो कोई 200-250 साल रहा. तो अब जिस तरह की इकोनॉमी आने वाली है, वो क्या होगी, उसकी क्या शेप होगी, उसका मिलिट्री डायमेंशन क्या होगा, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही अनसर्टेन लग रही हैं मुझे. यस, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल मैं सहमत हूँ. इट्स अनसर्टन, बट इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ. आई एम एन इंडियन, आई बिलीव इन इंडिया. ये तो मैं आपके चैनल में बहुत बार बता चुका हूँ. मैं जहां तक देख सकता हूँ, दुनिया छोड़िए, हमारा क्या हाल होगा. मेरे ख्याल में इंडिया उभर के आ रहा है एज द थर्ड पोल इन द वर्ल्ड, और द राइज ऑफ इंडिया इज अनस्टॉपेबल. ये मैं लिख चुका हूं,
दो मेरा आर्टिकल है, द जियो इकोनॉमिक्स ऑफ इंडियाज राइज, फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा, इंडियाज एमरजेंस इज अ थर्ड पोल, मैंने प्रिंट में लिखा। व्हाई विल इंडिया विल राइज इज वेरी सिंपल। पिछले 75 साल देखिए, जब से हमें आजादी मिला है, इसमें बड़े बड़े इकोनॉमी कैसे, कौन से इकोनॉमी आए आफ्टर यूएसए? जर्मनी और जापान। जर्मनी और जापान का इकोनॉमी विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था बिल्कुल नष्ट हो गए थे। वो कैसे वापस उभर के आए? वो ऐसे इसीलिए उभर के आए क्योंकि पिछले 75 साल इनका कोई लड़ाई नहीं हुआ, और इसके बावजूद इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड, लड़ाई तो पीस डिविडेंड मिला इनको, इसके बावजूद यूएसए ने इनका पूरा इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट किया। इट एडेड इन ब्रिंगिंग इट्स इकोनॉमी। उसके साथ साथ साउथ कोरिया का इकोनॉमी को भी डेवलप्ड इकोनॉमी बनाया यूएसए की मदद से। चाइना का इकोनॉमी 1970 जब से निक्सन और माओ का मेल मिलाप हुआ था 72 में, तब से अभी तक, अभी पिछले 50 साल में चाइनीज इकोनॉमी वाज एन एडेड इकोनॉमी। ये इसीलिए ये जहां वर्ल्ड इकोनॉमीज में इनका जीडीपी बढ़ गया, पर हमारा इकोनॉमी देखिए, बंटवारा हो गया। एक मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन इंडस वैली, वो पूरा पाकिस्तान को दे दिया गया। टिल 71 हमें दो दुश्मन थे, यानी एक ही दुश्मन, दो विंग, दोनों साइड में प्रॉब्लम थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। उसके साथ साथ चीन के साथ भी हमारे एक बार लड़ाई हो गया। ओवरऑल देखिए तो 4-5 लड़ाई हो गए, वॉर टॉर्न इकोनॉमीज। वी वर अंडर सैंक्शंस, वी वेर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये सोच था कि भारत बिखर जाएगा। इसके बावजूद despite being an totally unaided and a fully opposed economy with all hurdles, आज हम कहां हैं? राइट? एक किसी ने मदद नहीं किया हमें पिछले 75 साल में। हम खुद अपने पैर पे खड़ा होकर यहां आ गए। तो आगे अगर आप देखोगे तो हमारा जो राइज है एज ए थर्ड पोल, ये निश्चित है और कोई रोक नहीं सकता। हाँ, चर्चा हो सकता है कि क्या हम बनेंगे, कैसे करेंगे, क्या हमारा गरीबी हट जाएगा, नहीं हटेगा, हमारे अंदर करप्शन हटेगा, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, गरीबी भी नहीं हटेगा, पर एज अ थर्ड पोल वी विल गो अप, क्योंकि वी हैव ट्रेमेंडस सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर इज कंसोलिडेटिंग quite a bit. We have some quite great powers. So that's my view. आपका विचार क्या है? मैं सुनना चाहता हूँ। ये तो आपने जो बोला पीस डिविडेंड है, ये तो पूरे अगर आप इंटरनेशनल हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ग्रोथ देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब दो पावर्स लड़ती हैं तो थर्ड पोल जो है वो राइज कर ही जाता है ऑटोमेटिकली। और यूएस का राइज भी दो वर्ल्ड वॉर के कारण हुआ। करेक्ट। क्योंकि यूएस जो था वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था मोस्ट ऑफ द टाइम, तो दो वर्ल्ड वॉर के कारण उसका राइज हुआ। उसके पहले जो ब्रिटेन का राइज हुआ तो वो यूरोपियन पावर्स लड़ रही थी, तो ब्रिटेन का राइज हुआ। इनफैक्ट इस तरह चाइना से का राइज ही देखिए, चाइना का राइज वाज बिकॉज ऑफ यूएसए एंड रशिया, और चाइना का राइज यूएसएसआर। इज बिकॉज ऑफ यूएसए एंड रशिया। Yes. तो So अब we जो have है वो द टू पोल्स आर फाइटिंग, तो थर्ड पोल इज बाउंड टू must राइज। rise. Yes. I mean, what you just आप जो बोल रहे हो सिर्फ मेरे को बोल रहे हो कि आप हमने मेरा एनालिसिस ठीक है, एंड मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये पॉइंट तो मेरे को आज आपने बता दिया, बहुत थैंक्स, बिकॉज इट ओनली reinforces my theory that India has to rise as a third pole. एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस जो है वो जो आपकी एनालिसिस है उसको देखते हम कह सकते हैं कि अभी तो 25% ही है। करेक्ट।
it is not full. We are on the verge of this thing. It's over the horizon, but it is somewhere there. राइट, तो अब हम दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। उससे पहले दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आप इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन दबा दें। साथ में हमें सहयोग करने के लिए आप जो देख रहे हैं नीचे लिखे हुए जीपे, पेटीएम, यूपीआई, पेपैल, इनके माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और उसके लिए आप जाकर डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। अब आइए प्रश्नों पर। Questions on the screen, please. Shiva Satya, Sanjay ji, Shankar ji, a request for you both. Can you collaborate with other experts to create an analysis with stats on strategic and infrastructure improvements in Indian defense sector since 2014? नहीं, we don't need other experts. हम तो ऐसे बता सकते हैं। आप देखिए, you have your industrial base has increased. That's a huge, the fundamental strategic infrastructure which you have improved. You are the biggest producer of milk. देखिए ये right. You are also a net food exporter. These are all fundamental strategic improvements in the national security setup. जब तक ये नहीं होगा, Indian defense sector is a later day story. Today you are a software power. You are also a net medical exporter. ये जो South China Morning Post में मैंने I read an article very recently which says that Chennai is the international hub for medical tourism. You have the fundamental platform is very strong. Okay, जहां तक आप ये जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडियन डिफेंस सेक्टर हम बोलेंगे, दो तीन चीज मैं आपको बता देता हूँ फ्रॉम लॉन्ग बैक सिंस 2014 नहीं, पीछे चले जाइए. You have an indigenous nuclear program. No one has helped you there. You have an indigenous space program, which has been acknowledged internationally. You have gone up to Mars. We are the third country which is planning for Mangalyaan, jo hamara, right? Or we are planning for Mars. No, after China and USA, there's no this. We are the third country who's trying that. So you have space technology, you have nuclear technology. Your missile technology is indigenous. It's gone up by a huge notch. I can say this with confidence because 1988 I was part of the missile development program when Dr. Abdul Kalam was my boss in BRDL, direct boss. हम बात करते थे across the table. मैं उस वक्त junior major था. But I was in the first program, successful strategic program called Prithvi missile. In fact, I was there in the first and the second flights of Prithvi missile. So these things I've said. Plus, we've had the strategic capability of building our own warships, right from the times of INS Nilgiri and INS Godavari. They are all Leander class frigates. It's not a joke that there are not many countries in this world who can make this. And over a period of time, we have made some very good progress in our defense sector. ये बात अलग है कि there are a lot of shortcomings. Just because क्योंकि हमारे पास कुछ खामियां हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो शक्ति है उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं या कोई भी नजरअंदाज कर सकता है. I hope I made this. Yes. Quite clear. Actually, I think what defense infrastructure, he also wanting to know about the improvement in logistical facilities, roads, bridges, and things of those kinds. Right. And but let me take this because it's important.
Very important. I've been to the northeast and to the Himalayas about 5-6 times. जब पहले बार हम नॉर्थ ईस्ट गए थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1988 में 1988 was much later. First time I was in 1977. 1988 I still remember, just about the time we were to get married, I had to make a phone call to Chennai. I was in Sikkim. I had to travel 2 days to make a telephone call. Right? When I went back to the Northeast in 2008 as a brigade commander, anywhere in the Northeast you could use a mobile phone. Anywhere in the Himalayas, almost you can use a mobile phone. That's a huge change in the strategic space. And in terms of driving wherever you want, I mean, the changes which have come about is something eye-opening. अगर आप वहां जाके देखोगे तो तब आप हमें पता चलता है कि व्हाट इज द चेंज. बात यह है कि इज इट इनफ? नो, वी आर मेकिंग एफर्ट. विल इट टेक टाइम? इट विल टेक टाइम. अगर आप चीन का तुलना करोगे तो टोटल द रीजंस आर डिफरेंट व्हाई आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इज पुअर एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड. वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो किसी दिन और मैं उसके ऊपर I'll give my ideas, but we are pretty strong. Let's not have any doubts about it. What I will agree is we have a long way to go. Next, Niranjan. When Pak fall down, how can Indian government handle the refugees who come from Pakistan? Because there are many Panch Makkas will be ready to welcome them. देखिए, बड़ा क्लियर है, गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है इसमें, राइट? I don't think any government or government will allow any refugees to come. एक बड़ा फेंस है उधर. It's an electrocuted fence. No one can just walk across. हाँ, we can give them humanitarian assistance, मानवता की दृष्टि से उनको खाना पीना उस साइड दे सकते हैं हम, अगर वहाँ बहुत तादाद में आ गए तो, right? But I don't think we'll welcome them, and we should not welcome them. I have my own take on this. Fine. You can. My take is that whenever Pakistan breaks, there will be 4 or 5, 3 or 4 regions fighting against Punjab. So there will be no refugees coming out of Punjab. Yeah, I agree with you to that extent. I agree with you. Now, out of the rest of the 3 regions, what is POK is rightfully ours anyway. We'll take it back. Yeah, So but we take it back. Now, NWFP, they're not going to come here. They will integrate with Afghanistan. Balochistan, no, they are not going to come here. If at all they want to go anywhere, they'll probably ferry across the Gulf and go to the Middle Eastern countries, Arabia. Now that leaves Sindh. Now there is a huge desert between the Indus and our population centers of Sindh and Rajasthan. Yeah, I think. See, I agree. It's not like Bangladesh, sir. It's not like Bangladesh. No. I look from when Pakistan breaks, what will be okay. But ये पूछा जाता है कि refugees को क्या करेंगे हम? Firstly, we shouldn't take refugees. रेफ्यूजीज का सवाल तभी होता है अगर पाकिस्तान का हालत इतना बिगड़ गया, उनके पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर तो लोग तो कहीं ना कहीं जाएंगे खाने पीने के लिए. अगर वो आर्मी ने टेक ओवर कर दिया, आर्मी टेक ओवर करके उसको छोड़ने नहीं दिया, तो लोग तो जाएंगे. So how do we deal with that humanitarian? Again, I'll come to that. Today there is a huge food crisis in Pakistan. Yes, I agree with you. But not in Punjab. Yeah, everywhere else. I agree with you. I completely agree with you. What you're saying is absolutely right. पाकिस्तान जिस दिशा में जा रहा है, हमें छोड़ो, पाकिस्तान को खुद पता नहीं कहाँ जा रहे हैं.
तो जो कोई भागेगा वो भाग के पंजाब जाएगा। देखेंगे। देखते हैं क्या होगा। पाकिस्तान के पंजाब में जाएगा वैसे भाग के। वैसे भी वहां अंधेरा चालू हुआ है, पिछले 3 दिन से बिजली नहीं है उनके पास। ठीक है Next, ना। AK, why Russia is not destroying all airports in Ukraine with missiles? Why Russia is not stopping the continuous flow of weapons into Ukraine from land, water, and air route? या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज इट कांट। देखिए, कोई भी चीज आप बंद नहीं कर सकते हो। अगर 2 बॉम्ब एयरपोर्ट के ऊपर डाल दिया तो उसका रनवे अगले दिन तैयार हो जाएगा। आजकल टेक्नोलॉजी इज लाइक दैट, द रनवे विल बी अप एंड रेडी विद अ मैटर ऑफ मैक्स 24 hours, right? So Russia doesn't have the capability of destroying Ukraine airports with missiles. You people have to understand that. And Russia, unless you physically go and stop people and physically go and stop flow of weapons into Ukraine, it can't be done. Next, Ajay Sharma, Patram Pushpam Sanjay sir. Dhanyavad, Ajay ji. Coming back to JD after a long time as an active viewer. Thank you again. Big fan of General Shankar and have just subscribed to his channel also. Thank you. And so have I. Oh, thanks a lot. Harvard School of Propaganda. Harvard. Nice spoof. Pranam General Shankar and Sanjay ji. How can IITs and IISC help India achieve in cyber warfare, aerospace, artificial intelligence? What is wrong with this Kaveri jet engine? Will it ever gonna complete? Right. मैं देखता हूँ ये जो हार्वर्ड स्कूल ऑफ प्रोपेगेंडा है वो यूरोप से ये सवाल आ रहा है क्योंकि यूरो $10 €10 आपको दिया है। आप यू नो जो सवाल आप पूछ रहे हैं इसका जवाब मेरे पिछले 2 वीडियो में है। आप देखिए, मैंने एक अभी अभी आई हैव गिवन अ लेक्चर इन नॉर्दर्न कमांड ऑन टेक इन द टेक्नोलॉजी सेमिनार, right? It's my earlier video, the last video yesterday, which I put out was on military technology. The video which I put out before that was on organization structures and all that on for Northern Command. I have spoken of this, how IITs and IAC can help. I have not in cyber warfare, aerospace, AI, all three. Let me tell you, I'm involved in it. And I mean, this is not a national secret. I've put it publicly. I've also written about it. Right. Next, open source text. What I observe, if Russia lose, it won't be in favor of India and any Asian countries. As after that, West will dictate Asian countries on its own term. You might, I think, this is a normal fear with everyone, but I don't think Russia will lose. Like we have discussed, मेरे ख्याल में रशिया हारेगा नहीं, मिलिट्री हार नहीं होगा, and politically it can't lose, and economically it can't lose. So, right, there might be a change in power in Russia for other reasons, internal reasons, but that doesn't mean it will geopolitically lose. That's my view. Russia is a pretty strong country. It's not going to just break off or lose off. मनीष सर, रूस को इतने बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे चाणक्य ने धननंद के साथ किया था, उसी प्रकार रूस को यूक्रेन के प्रधानमंत्री के साथ करना था। फिर अपना प्रधानमंत्री बनवा देते, वहां पर बिना रक्तपात के हो जाता। खैर, ये चाणक्य नीति उन्होंने अपनाई नहीं। मैं ये पहले पॉइंट था मेरा। इनका पॉलिटिकल मुद्दा क्या था और क्या ये हासिल हो सकता था बिना युद्ध के, देखने वाली बात है। बट इसमें एक हिस्ट्री है। अगर आप देखोगे जो द मैदान रेवोल्यूशन विच टुक प्लेस, द कलर रेवोल्यूशन विच टुक प्लेस, ऑल अलोंग दिस थिंग, देयर इज अ डीप हिस्ट्री जिसके बारे में हमें उतना, बीइंग फ्रॉम इंडिया, वी आर नॉट फोकस्ड ऑन दैट। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देयर, राइट? सो वी विल नॉट गेट इनटू इट। आई डोंट थिंक I think Russia tried this and failed. Right. Chandrakant Sheth. I like General Shankar's analysis and views. Thank you. Kafir Krish, thank you for your
Yeah, namaste, sir. We could not stop Rohingya infiltration. How are They're we still going to stop infiltration. 20 crore Pakistani terrorists from infiltrating? नहीं, Especially नहीं. we have such a long shoreline. Sure, I just explain it to you. yeah, I just I explain don't. it to you. Look, I agree with you. Our formulation might be different, but I don't think we have a refugee problem from Pakistan. From Pakistan, and comparison with Bangladesh is Is not appropriate. not there Uh, because ये इनका आपस का लड़ाई है. See, the thing with Pakistan Sir, is that you've been in the Northeast so many times. It is virtually impossible to stop anyone from moving no. across. या नॉर्थ ईस्ट में इज डिफरेंट नॉट हियर यहाँ जैसे आपने बताया अगर आप देखोगे तार पारकर से लेकर से बाड़मेर से लेकर आप गंगानगर तक पूरा वहाँ रेत ही रेत है. वो कैसे पार करके आएंगे? वहाँ कुछ है ही नहीं, रहने के लिए जगह नहीं है, And पानी that पीने fence के लिए is very strong. very strong. आम आदमी आके वहाँ फेंस के ऊपर पार नहीं कर सकता. In fact, I have flown over, long back, I have flown over the IB. अगर आप देखोगे उस साइड क्या है और इस साइड क्या है, अंतर जमीन आसमान का अंतर है. इस साइड पूरा हरियाली है, इंदिरा गांधी नहर है और पूरा खेत है, सब कुछ है. उस साइड कुछ नहीं है, बिल्कुल. इंडस भी सूख गया इनका, राइट. तो वहां अगर मान लो 1 करोड़ लोग भी आके वो फेंस के साथ बैठ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या होगा? इसीलिए मैंने बोला फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू आप कुछ खाना दे सकते. Only place where it is reversed is the run of Kutch. करेक्ट. बट वहां तो पानी है, the वो क्या greenery starts on the Pakistan साइड. करेक्ट. बट पर इस साइड तो बिल्कुल आप वो इंडिया गेट वो इलाके में अगर आप देखोगे तो वहाँ कुछ है ही नहीं. वो भी पार करके आना है, वहाँ रण के थ्रू कैसे आएंगे? ये भी possible, unreachable. Nishikant Reddy, government can't guarantee to protect Hindus, Rajori Hindus plus 250, but has strict laws against owning weapons for self-defense. If self-defense is basic right, then are laws not violation of basic right? I think we'll give this a pass. The subject is yes, I have actually. Let me give him a reference. We have discussed this. You can watch my video with Dr. S.P. Vad, the former DGP of J&K. And there, this particular question has been dealt with in fair detail. With that, we come to the end of the question answer session and also the end of this talk. And this is also my last talk. last live Melbourne. Okay. Last live talk from Melbourne. We may have a few recordings coming up. और सभी लोगों को यहाँ मेलबर्न से मेरे जो है अंतिम लाइव टॉक में इस बार की ट्रिप का उसके यहाँ से विदा लेता हूँ और जनरल शंकर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय हिंद, वंदे मातरम. जय हिंद.